नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी। देश भर में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। सबसे अधिक कर्नाटक में 1 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के दौरे पर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। लद्दाख में पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार शीतकालीन खेल उत्सव आज से शुरू और सेंसेक्स ने आज पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार किया। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से मकानों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों को वितरण करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 8,06,000 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान 1,31,649 लोगों को टीके लगाए गए। कर्नाटक में अब तक सबसे ज्यादा 1,21,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। आंध्र प्रदेश में 91,000 से अधिक और तेलंगाना में 49,000 से भी अधिक लोगों को टीके लगाए गए। बिहार में पिछले 3 दिन के दौरान टीकाकरण के लिए पंजीकृत लगभग 55% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। राज्य में कुल मिलाकर 47,402 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से ऊपर या किसी बीमारी से ग्रस्त 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को बाद में टीका लगाया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि अगले महीने से 50 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों का पंजीकरण शुरू होगा और मार्च से उनका टीकाकरण किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए बनाए गए 150 केंद्रों पर अब तक 28,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को किया जा रहा है। प्रथम 2 दिनों 16 और 18 जनवरी को 18,000 लोगों को, वहीं 20 जनवरी को 9,600 व्यक्तियों को टीका लगाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल कोविड-19 और टीकाकरण के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। टीकाकरण किए गए सभी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हैं। इस बीच प्रदेश में कल कोविड के 280 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 997 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झारखंड में 1,72,000 कोविड टीकों की दूसरी खेप आज रांची पहुंची। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जरूरी टीकों की आपूर्ति पूरी हो गई है।
झारखंड में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप आने के साथ कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में पंजीकृत 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली खुराक का दूसरा सेट पूरा हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने आकाशवाणी को पुष्टि की है कि राज्य के सभी 24 जिलों को वैक्सीन की खुराक प्रदान कर दी गई है। कोविड टीकाकरण अभियान के चौथे दिन के बाद कुल 11,641 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। झारखंड में पंजीकृत लाभार्थियों में से अब तक 49% को टीका लगाया गया है और किसी भी तरह के दुष्प्रभाव की रिपोर्ट नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि दूसरे चरण में 2 लाख से अधिक फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को टीका लगाने की तैयारी चल रही है। टीकाकरण अभियान का 5वां दिन शुक्रवार से शुरू होगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मूत्र रोग और रेनल ट्रांसप्लांट विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा कि कोरोना का टीका सुरक्षित है और लोगों को इस बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा कि उन्होंने स्वयं टीका लगवाया है और वे बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहे हैं क्योंकि टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। I have received my first dose of vaccine against coronavirus. I am absolutely normal and had no side effect. Both vaccines made in India are absolutely safe and efficacious. Please don't listen to any rumors and don't have any doubt about safety of these vaccines. After receiving these vaccines, your chance of getting coronavirus infection will be reduced significantly. Let's work together and help Government of India in this battle against COVID-19. Whenever you get any call for vaccine, please go and get yourself vaccinated. देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। कल 19,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,02,65,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,92,000 है। कल 15,223 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है। कल 151 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर देश में अब तक कोविड से 1,52,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 7,80,000 कोविड परीक्षण किए गए। इसे मिलाकर अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 18,93,00,000 हो गई है। गुजरात में कोविड के नए रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से खबर दी है कि गुजरात में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.07% हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 490 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक संक्रमण के 2,57,042 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,47,223 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 707 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के सबसे अधिक 105 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 98 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 5,748 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 51 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। 2 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,371 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड के 10 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 12 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर
7.1% हो गई है। राज्य चिकित्सा विभाग के अनुसार मिजोरम में अब तक कोविड से कुल 4,346 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें 4,268 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 226 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,92,621 हो गई है। इस दौरान 224 रोगियों के ठीक होने से राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.11% हो गई है। अब तक 2,87,117 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल एक और व्यक्ति की मृत्यु होने से मरने वालों की कुल संख्या 1,584 हो गई है। इस बीच कल हैदराबाद में 39 रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि करीमनगर, रंगारेड्डी और मेड्चल मल्काजगिरी जिलों में 10 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। देश भर में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। सबसे अधिक कर्नाटक में 1 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के दौरे पर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। लद्दाख में पहला खेलो इंडिया जंस्कर शीतकालीन खेल उत्सव आज से शुरू और सेंसेक्स ने आज पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग का पूर्ण दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर है। इस दल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार शामिल हैं। आज कानून व्यवस्था के अपर महानिदेशक सहित पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग के दल से मिलकर अपने सुझाव उनके समक्ष रखे। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि उनकी पार्टी ने आयोग से प्रदेश में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात करने का आग्रह किया है ताकि मतदाताओं में विश्वास बहाल हो सके। वहीं तृणमूल कांग्रेस के पार्थो चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोट करने के लिए धमका रहे हैं। श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने टीम को बताया कि उनकी पार्टी राज्य में मतदाता सूची से संतुष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने का आयोग से आग्रह किया। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होगी। 41 किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हुई थी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित करने का प्रस्ताव किया है। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। कृषि मंत्री ने सरकार का यह दृष्टिकोण दोहराया कि कृषि कानूनों से किसानों के जीवन और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। श्री तोमर ने अपील की कि सार्थक बातचीत के लिए कृषि कानूनों के प्रत्येक खंड पर चर्चा की जानी चाहिए। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र ने मत्स्य पालन योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही रामेश्वरम में मछली पकड़ने की नई सुविधा का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
केज कल्चर के माध्यम से रिस्क लेस होगा, क्योंकि जब हमारे फिशरमैन डीप सी में जाते हैं, साइक्लोन आता है, रिस्क लेते हैं, और छोटी बोट जिनकी आमदनी बहुत लेस है, 1.25 to 1.5 लाख एवरी ईयर, अब केज कल्चर से उनकी आमदनी दुगना होगा। हमने सी बीट को भी सेंटर तमिलनाडु को माना है, और सी बीट एक तरफ से जैसे ऑर्नामेंटल फिश में महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और एक महिला की आमदनी हजारों में होगा, और तमिलनाडु की महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ हम एक्सपोर्ट करेंगे। सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण 7% के स्थान पर 12% ब्याज दर पर मिलेगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इन राज्यों की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और विशिष्ट संस्कृति है जो सबको आकर्षित करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन राज्यों का भारत में विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों ने अपनी स्थापना के बाद प्रगति का लंबा रास्ता तय करते हुए हर क्षेत्र में भारतीयों को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा की संस्कृति और लोगों के गर्मजोशी वाले स्वभाव की समूचे भारत में लोग सराहना करते हैं। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी विकास किया है। उन्होंने कहा कि राज्य नवाचार और खेलकूद संबंधी प्रतिभा का गढ़ है। श्री मोदी ने कहा कि मेघालय अपनी उल्लेखनीय दयालुता और भाईचारे की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी कर चुके 218 छात्रों को डिग्रियां और डिप्लोमा दिए जाएंगे। विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 48 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने नीति आयोग द्वारा कल जारी नवाचार सूचकांक 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। हमारे संवाददाता ने श्री अश्वत्थ नारायण के हवाले से बताया है कि कर्नाटक नए प्रावधानों के बावजूद शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में जब नीति आयोग ने पहला इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, तब भी कर्नाटक पहले स्थान पर आया था। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी ने कहा है कि नीति आयोग द्वारा इस साल नए मानदंड शामिल करने के बाद भी कर्नाटक पहले स्थान पर आया है। उन्होंने जानकारी दी है कि नीति आयोग नए मानदंड शामिल करता जाएगा जब तक भारतीय इनोवेशन इंडेक्स विश्व स्तर के इनोवेशन इंडेक्स से मेल न खाए। अभी 36 पैरामीटर्स हैं जिसे 80 को बढ़ाया जाएगा। कौशल्य युक्त युवा, व्यापार में सुविधा, कानून प्रक्रिया में सरलता, ज्ञानवर्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि वो मानदंड हैं जिसके आधार पर नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स की सूची बनाती है। प्रौद्योगिक मंत्री जगदीश शेट्टर जी ने बताया है कि कर्नाटक में इनोवेशन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रमिकों की बड़ी मांग है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार के रोजगार गारंटी विभाग ने इन श्रमिकों के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है।
महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी राज्य मंत्री संजय बनसोडे ने कहा कि राज्य में अकुशल मजदूर उपलब्ध है, लेकिन वे काम पर आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा उनका विभाग आने वाले दिनों में इन मजदूरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी काम करने जा रही है। लोगों में रोजगार गारंटी पर जन जागृति ये भी इसका भाग होगा। रोजगार गारंटी विभाग ग्राम सभाओं और स्वयं सहायता समूहों से भी मदद लेगा। सरकार ने रोजगार गारंटी पर ग्रामीण क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया है। बंसोडे ने कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि मजदूरों को उनके भुगतान समय पर किए जाए। इसके अलावा काम करने वाले जगह पर फर्स्ट एड किट और बच्चों की देखभाल की सुविधा भी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल गुजरात के हजीरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एलएनजी आपूर्ति से संबंधित पहले लघु स्तरीय बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। इससे देश में ट्रकों के माध्यम से एलएनजी की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ट्रकों द्वारा एलएनजी की आपूर्ति देश में इस गैस के बाजार को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% करने के लिए विभिन्न नीति और विनियामक सुधारों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। नेताजी के अतुल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने और उसका स्मरण करने और विशेषकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्ण अभ्यास 23 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर होगा। ये अभ्यास सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम पर संपन्न होगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार कल शाम 6 बजे से लेकर 23 जनवरी को रिहर्सल के समाप्त होने तक विजय चौक पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों पर दोपहर 12 बजे तक अंदर जाने और बाहर निकलने की मनाही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1100 से अधिक ऐसे स्कूलों की पहचान की है जहां एनसीसी प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में कैडेटों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहले एनसीसी में बालिका कैडेटों की हिस्सेदारी 28% थी, जो अब बढ़कर 43% हो गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एनसीसी कैडेटों को रोजगार में वरीयता देने का फैसला किया है। एनसीसी कैडेटों को देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति बताते हुए श्री सिंह ने सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में उनके योगदान की सराहना की। पणजी में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने वाले निर्माता और निर्देशकों ने महामारी के प्रभाव के बावजूद इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन करने पर आयोजकों का आभार व्यक्त किया है। फिल्म जादू के निर्देशक शूरवीर त्यागी ने कहा कि बच्चों के चरित्र निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय पैनोरमा खंड में नॉन फीचर फिल्म जादू के निर्देशक शूरवीर त्यागी ने कहा है कि एक बच्चे के भविष्य का निर्धारण करने में समाज, माता पिता और शिक्षकों की तुलना में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे को बेहतर इंसान बनाने की जिम्मेदारी केवल माता पिता या शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का कर्तव्य है। उन्होंने इस संदेश को 2 बच्चों की दोस्ती के ऊपर लिखी गई कहानी पर फिल्म बनाकर स्पष्ट रूप से दर्शाया है। श्री त्यागी ने ये भी कहा कि शिक्षा और सीखने के अलावा कई अन्य चीजें होती हैं जिनकी एक बच्चे को जीवन में अपनाने की आवश्यकता होती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नियमित गतिविधियों के अलावा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल तथा सुरक्षा मानदंडों के मद्देनजर सभी स्थानों पर सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। पणजी, गोवा से मुकेश थली और तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार। 16 जनवरी से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन 24 जनवरी को होगा। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक ने आज 50,000 का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा।
अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 334 अंक बढ़कर 50,126 पर था और निफ्टी 96 अंक बढ़कर 14,740 पर आ गया। आकाशवाणी से बातचीत में बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन ने सूचकांक में उछाल आने के पीछे के कारणों के बारे में बताया। ये एक अचीवमेंट जो है वो संकेत देती है जो राइजिंग कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसमें हमारा विश्वास बढ़ता है और आने वाले समय में एक बेहतर इकोनॉमिक भविष्य की हमें काफी उम्मीद है। हम यदि इकोनॉमिक साइड पर देखें तो जो काफी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे रियल एस्टेट, मेटल्स, सीमेंट, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी क्षेत्र इकोनॉमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इनका जो बेहतर प्रदर्शन हो रहा है उसकी वजह से इनके शेयर्स भी बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हम और बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे। आने वाले बजट में मुझे विश्वास है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो काफी अच्छे प्रपोजल्स देंगे इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए और इसी उम्मीद से हमें लगता है कि बाजारों में स्ट्रेंथ बनती रहेगी और आने वाले शायद 1 या 2 वर्ष हम काफी फायदा देख सकते हैं। लद्दाख में पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार शीतकालीन खेलोत्सव आज करगिल जिले के पदुम में शुरू हुआ। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन लद्दाख प्रशासन कर रहा है। 13 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में आइस क्लाइंबिंग, जमी हुई ज़ंस्कार नदी पर ट्रैकिंग, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर और पारंपरिक फूड फेस्टिवल मुख्य आकर्षण हैं। अमेरिका में जो बाइडेन ने कल नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैपिटल बिल्डिंग में हुआ। बाइडेन ने अपने पहले भाषण में देश को एकजुट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका परीक्षा के दौर से गुजरकर और मजबूत हुआ है। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारतीय और जमाइका मूल की सुश्री हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये पद ग्रहण करने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली व्यक्ति भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद संभालने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सुश्री हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक अवसर है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गिलगित में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 3 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। देश भर में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। सबसे अधिक कर्नाटक में 1 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के दौरे पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। लद्दाख में पहला खेलो इंडिया ज़ंस्कार शीतकालीन खेल उत्सव आज से शुरू और सेंसेक्स ने आज पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।